बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTech 642 फ्लूइड मैकेनिक्स के बुक के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि मैंने सॉल्व किए हैं। आपके हैंडआउट्स पे वो ज़्यादा थ्योरी लिखी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि इनको सोल्यूशन चाहिए, तो मैंने इसको थोड़ा सॉल्व किया है। तो अब आपके पास सबसे पहले तो ये जो मॉड्यूल नंबर 120 कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है। इससे पीछे 126 से 134 से पीछे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं दो, तो आई विल ट्राई कि मैं वो भी आपके साथ जल्द ही शेयर कर दूँ। अब आपके पास सबसे पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर ये दो केसेस हैं, एक स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो, एक अनस्टेडी के लिए। स्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता था और स्टेडी अनकंप्रेसिबल फ्लो क्या होता था। इनकंप्रेसिबल फ्लो के अंदर आपके पास पार्शियल रो बाय पार्शियल टी की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। तो अब आपके पास इनकंप्रेसिबल फ्लो के अंदर जब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी इस केस के कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो डेल डॉट वी इक्वल टू जीरो आएगा। अब मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि आपने ये वाली इक्वेशन सिर्फ जो है वो याद रखनी है, इनको ड्राइव नहीं करना है, जस्ट याद रख लें। आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये चार इक्वेशंस। इसके बाद आगे भी आपके पास इक्वेशंस हैं 134 से आगे नेवियर स्टोक्स थ्योरम है, वो इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपने जो बकिंगहम थ्योरम है उसकी आपके पास बकिंगहम थ्योरम में हमने रेनॉल्ड्स, फ्रॉड नंबर, आयलर नंबर, मैक नंबर, वो आपके पास 4-5 इक्वेशंस पीछे लिखी हुई हैं, आपने वो याद रखनी है। तो आपके पास ये जो एग्जांपल्स हैं इनको डिस्कस करने लगी हूँ मैं यहाँ पे। बेसिकली आपके पास ये जो चार इक्वेशन आपने इनको अच्छे से याद रख लेना। सबसे ज्यादा आपके पास पेपर में आई थिंक सो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से याद रखें और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आप इनकंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल के अंदर डिफरेंस क्या है? इनकंप्रेसिबल फ्लो के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज नहीं होती है। मतलब आपके पास पार्शियल रो उसमें जो इनकंप्रेसिबल फ्लो के अंदर आपके पास रो जो होता है, डेंसिटी जो होती है वो जीरो होती है। देखिए पार्शियल यू बाय एक्स, पार्शियल वी बाय वाई, पार्शियल डब्ल्यू बाय जेड आया। और कंप्रेसिबल फ्लो के अंदर वही कार्टेशियन सिस्टम में रो की वैल्यू एक डेंसिटी इंक्रीज हो गया तो वो कंप्रेसिबल बन गया। अब आपने ये दो इक्वेशंस और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर भी यही डिफरेंस है। देखिए आर यू आर वन ओवर आर पार्शियल बाय पार्शियल आर यू आर वन ओवर आर पार्शियल बाय पार्शियल थीटा यू थीटा और वन ओवर आर पार्शियल बाय पार्शियल जेड यू जेड। यहाँ पे ये रो डेंसिटी को कंप्रेसिबल के अंदर वैल्यू लगा देंगे तो आपके पास कंप्रेसिबल बन जाएगी, और अगर डेंसिटी की यहाँ पे रो की टर्म नहीं आ रही तो वो इनकंप्रेसिबल होगी। आपने ये 4-6 इक्वेशंस हैं अच्छे से याद रख लेनी है, दो कार्टेशियन के लिए, दो सिलेंड्रिकल के लिए और एक आपके पास इनकंप्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन और एक कंप्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये जो फर्स्ट वन है। अब आपके पास इसके बाद ये एग्जाम्पल को रीड आउट कर लेते हैं। कंप्रेसिबल कन्वर्जिंग डक्ट। अब कंप्रेसिबल आ गया, सबसे पहले तो कंप्रेसिबल आपको पता होना चाहिए। कंप्रेसिबल वर्ड आ गया तो आपने कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब फाइंड क्या करना है हमें क्वेश्चन देख के पता चलेगा। कंप्रेसिबल आ गया मतलब आपके पास डेंसिटी की टर्म जो है वो आएगी। अब टू डायमेंशनल कन्वर्जिंग डक्ट इज बीइंग डिजाइन फॉर हाई स्पीड। अब आपने सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट अच्छे से रीड कर लें। स्टेटमेंट रीड कर लेंगे तो थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी पेपर में कि वो क्या पूछ रहे हैं। अब टू डायमेंशनल है आपके पास, मतलब उसका थर्ड कंपोनेंट नहीं है। अब आपने जो ऊपर वैल्यूज पढ़ी हैं वो 3 डायमेंशनल है, 3 कंपोनेंट्स के लिए कार्टेशियन भी है, सिलेंड्रिकल भी है। तो आप देखिए आगे द बॉटम वॉल ऑफ द डक्ट इज टू बी फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल। अब डक्ट क्या है यहाँ पे? डक्ट आपके पास जो है वो एक पाइप है। अब वो जो कहता है कि ये जो बॉटम वॉल है इसकी जो है अब हमारे पास एग्जांपल है डिजाइन ऑफ अ कंप्रेसिबल कन्वर्जिंग डक्ट। हेडिंग उसने दे दिया कंटिन्यूटी इक्वेशन को यूज करके हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। कंप्रेसिबल का वर्ड आया हुआ देखें और कन्वर्जिंग डक्ट क्या है? डक्ट आप कोई पाइप कह सकते हैं। अब सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन जब देखेंगे तो टू डायमेंशनल कन्वर्जिंग डक्ट इज बीइंग डिजाइंड। अब आपके पास जो है वो डक्ट जो है वो टू डायमेंशनल है। डक्ट मतलब पाइप जो है वो टू डायमेंशनल है, मतलब आपके पास उसका जो फ्लो हो रहा है वो टू डायमेंशनल हो रहा है। अब पाइप है किस टाइप का? पाइप जो है उसकी जो बॉटम वॉल है वो फ्लैट और हॉरिजॉन्टल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पाइप ड्रा करती हूँ और बॉटम वॉल जो है वो फ्लैट और हॉरिजॉन्टल और जो टॉप वॉल है वो कर्व है। मतलब अगर मैंने एक पाइप ड्रा कर लिया और इसकी ये जो बॉटम से जो फ्लो हो रहा होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टली आएगा, और जो उसकी टॉप होगी मतलब टॉप से जो वाटर का फ्लो होगा वो कहता है वो कर्व स्पेस में होगा। अब उसके बाद वो कहता है कि जो u इंक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली लीनियरली फ्रॉम u1 100 मीटर पर सेकंड एट सेक्शन 1। अब आपके पास ये अगर ये सेक्शन 1 है ये सेक्शन 2 है तो ये जो u है वो यहाँ से लीनियरली मूव कर रहा है, और जो u2 है सेक्शन 2 में इसी तरह से मूव कर रहा है, और उसके साथ साथ आपके पास एयर डेंसिटी भी आ रही है और जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है लीनियरली। P1 इतनी वैल्यू किलोग्राम पर मीटर क्यूब से डिक्रीज हो रही है सेक्शन 1 में और इतनी सेक्शन 2 में। अब आपके पास जो कन्वर्जिंग डक्ट है वो 2.0 मीटर लॉन्ग है, मतलब मैंने जो पाइप बनाया वो 2.0 मीटर का है और 2 मीटर का है, और जो उसकी हाइट है वो भी 2.0 मीटर है। मतलब वो उसकी विड्थ भी इतनी है और जो उसकी हाइट है वो भी इतनी ही है। मतलब वो अगर हम इस साइड से भी इसकी वैल्यू देखें तो वो भी 2.0 मीटर होनी चाहिए और जो पाइप की लंबाई है वो भी 2.0 मीटर होनी चाहिए। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट आपने जो वैल्यूज करनी है, सबसे पहला पार्ट जो हमने फाइंड करना है प्रिडिक्ट द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डक्ट। अब देखिए P1 P2 U1 U2 दिया हुआ है, हमने y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। प्लॉट द अप्रोक्सीमेट शेप ऑन हाउ हाई शुड बी द डक्ट।
एंड द एग्जिट ऑफ द डक्ट भी बताना है। आप सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को रीड आउट किया, आपको पता चला फ्लो जो आपके पास डक्ट है वो 2 डायमेंशनल है। अब आपके पास रो की वैल्यू भी दे दी है, तो रो से हमें पता चला कि 2 डायमेंशनल कंप्रेसिबल है, तो फ्लो इज 2 डायमेंशनल। अब कंप्रेसिबल है तो मतलब स्टीडी है, तो फ्लो इज स्टीडी 2 डायमेंशनल इन एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन 2 डायमेंशनल है तो एक्स वाई प्लेन हो सकता है, क्योंकि उसने बता दिया है कि वाई कंपोनेंट हमने फाइंड आउट करना है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट रिमेनिंग है उसको देख छोड़ें। अब यहाँ से एक और बात यहाँ पे लिखी हुई थी कि आपके पास जो एक सेकेंड यहाँ पे ये u इंक्रीजेज अप्रोक्सीमेटली लीनियरली फ्रॉम u1 टू u2 एंड जो रो है वो आपस लीनियरली डिक्रीज हो रहा है रो 1 से रो 2 पे। अब मैं इसका सोल्यूशन थोड़ा आपको दिखाती हूँ। सोल्यूशन हमने इसका किस तरह से करना है। सबसे पहले तो आपके पास ये जो वैल्यूज गिवन थी u1 u2, उसकी लेंथ गिवन थी, उस लेंथ को हमने डेल x कह लिया, 2.0 मीटर कह लिया। अब आपके पास क्योंकि एक लीनियरली फ्लो हो रहा है पाइप का बॉटम वॉल से या टॉप वॉल से, तो हमने इसको डिस्क्राइब किस तरह से करना है। हम लीनियरिटी को प्रूव करने के लिए हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c हम यूज़ करते थे इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, जिस आपने इससे पहले कहीं पढ़ी भी होगी। अब आपके पास यहाँ पे देखें, हमने उस इक्वेशन को देख के, क्योंकि लीनियर का वर्ड इक्वेशन आया था, तो हमने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये खुद से एज्यूम हुई हुई है इस लीनियर वर्ड को देख के। अब हमने y जो है वो u ले लिया, कांस्टेंट c को u1 कह लिया, जो आपके पास u1 गिवन है, वेलोसिटी m को हमने सी यू कह लिया। अब ये सी यू क्या है देखेंगे, x जो है वो हमारे पास उसकी लेंथ हो जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन u इज इक्वल टू u1 टर्म के लिए आ गई। फिर u2 के लिए भी आप इसी तरह से लिख लेंगे। आप देखें u इज इक्वल टू u1 आ गया, और u क्या है, टोटल वेलोसिटीज हैं u1 और u2 की। तो अब हमने जब इसको ओपन किया तो हमने क्या किया, अब आपने इस वैल्यू को चेंज कर लेना है। अब अगर आप इस वेलोसिटी को u2 कर लेते हैं तो u2 माइनस u1। अब आपने ये जो सी यू टर्म फाइंड आउट करनी है यहाँ से। अब यह सी यू टर्म क्या है, सी यू टर्म हमने इस एक्सप्रेशन को लिखा क्यों है, इस एक्सप्रेशन को u और रो के लिए लिखेंगे इसलिए क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशंस को फाइंड आउट करना, कंटिन्यूटी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। अब हमने इसका सी यू फाइंड आउट कर लिया, सी यू को हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम फाइंड आउट क्यों करें, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। u2 u1 की वैल्यू पुट की, अवर u2 माइनस u1 अवर x था, तो ये चेंज इन लेंथ है जो कि 2 मीटर थी। वैल्यूज को फाइंड आउट किया तो आपका सी यू ये आ गया। इसी तरह से आप इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, रो 1 रो सी रो x, यहाँ पे आप रो 2 कर लें। जब आप रो 2 करेंगे रो 2 माइनस रो 1 ओवर डेल x हो जाएगा। अब आप इसकी वैल्यूज को माइनस करें, आपके पास सी यू और रो, आपके पास यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं वो आया है सी रो का। ये आंसर आपके पास आया सी रो का, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया। अब आप यहाँ पे लिख लें सी रो, हमारे पास ये वाला आंसर सी रो का है। अब आपके पास सी डी 2 डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो था, आपके पास 2 डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो के लिए फार्मूला क्या था, सी डी 2 डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो। अब आप हमारे पास ये इक्वेशन जो भी आपको नजर आ रही है ये इनकंप्रेसिबल के लिए। अब आपके पास 2 डायमेंशनल कंप्रेसिबल फ्लो था तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। 2 डायमेंशनल है मतलब W कंपोनेंट क्या है, 0 है। अब पार्शियल पी यू बाय पार्शियल x पार्शियल पी वी बाय पार्शियल y यूज करेंगे। और हमने एक चीज फाइंड आउट करनी थी, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ y। तो वेलोसिटी देखें v बाय y है तो हम वो तो फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपके पास डेंसिटीज भी गिवन है, u देख लेते हैं, u भी गिवन है। अब v वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका आगे नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं। ये वाली वैल्यूज में जो फ्लो 2 डायमेंशनल है, अब मैंने यहाँ z कंपोनेंट कर लिया, आप यहाँ w कंपोनेंट कर लें। w कंपोनेंट इज 0, आपके पास ये वैल्यूज रहेगी। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल x ये जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा, इस साइड पे जाके रो u रो v आ गया। अब आपके पास वैल्यूज गिवन है, कौन सी वैल्यूज आपके पास गिवन है देखें। रो की भी वैल्यू गिवन है, यू की भी वैल्यू गिवन है। रो की वैल्यू किस तरह से गिवन है, ये जो रो की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी थी, रो इज इक्वल टू रो 1 प्लस सी रो एक्स, और यू की वैल्यू गिवन है यू इज इक्वल टू यू 1 प्लस सी यू एक्स। तो हम इस जो अभी हमने रीअरेंज करके वैल्यूज लिखी हैं उसके अंदर ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, ठीक है। अब आपने रो 1 प्लस सी रो एक्स और यू 1 प्लस सी यू एक्स लिख लिया। अब अंदर मल्टीप्लीकेशन करें। अब पार्शियल बाय पार्शियल एक्स टर्म जो है वो ऊपर से आ रही है, जब हमने इसको रीअरेंज किया माइनस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो यू की वैल्यू पुट कर ली, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट से, फिर रो 1 को सी यू एक्स से, तो रो 1 सी यू एक्स हो गया। फिर रो 1 अब सी रो एक्स को u1 से, फिर सी रो एक्स को सी यू एक्स से, सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स का स्क्वायर हो गया। अब क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इन सारी टर्म्स के ऊपर मैंने पार्शियल डेरिवेटिव सेपरेट कर दिया। पार्शियल बाय पार्शियल नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया बाहर, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स रो 1 u1 इस कंपोनेंट के ऊपर देखें ये आप देखिए आपके पास लीनियर इक्वेशन बन रही है। आप यहाँ इसको कह सकते हैं जो आपके पास इक्वेशन बनती थी वो, अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से बनती थी, ए एक्स स्क्वायर ये 2 है, एक्स स्क्वायर बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कुछ उस तरह की इक्वेशन बन रही है। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म्स सॉरी, और ये कांस्टेंट टर्म। अब मैंने इन सब के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे एक्स वाली टर्म तो था दो, इसमें भी एक्स टर्म थी, इसमें भी एक्स टर्म थी।
तो मैंने x यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव इसके ऊपर भी ऑपरेट कर दिया। अब जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो p1 u1 का पार्शियल डेरिवेटिव x टर्म तो कोई भी नहीं है, तो कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो x कंपोनेंट है तो इसका इसका डेरिवेटिव x1 हो जाएगा, तो बस अंदर वाली टर्म बाकी बच गई। और इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x का स्क्वायर, x स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x हो जाएगा, c रो c u एज इट इज आ गया। अब आपके पास ये वाली इक्वेशन बन के आ चुकी है। आप नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस p1 cu cp u1 और यहाँ पे आपके पास माइनस 2x cp c हो चुका है। इंटीग्रेट करेंगे। अब आपके पास क्योंकि आपने v कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ v फाइंड आउट, v कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करना है। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो आपके पास इस कंपोनेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई y का कंपोनेंट नहीं है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास y आ जाएगा और यहाँ पे भी x के साथ y आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आती है तो फिर तो आपको ये बात समझ आ गई होगी जो मैंने अभी कही है। इंटीग्रेट करेंगे, पार्शियल्स कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन और पार्शियल एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। आपके पास ये टर्म्स आ चुकी हैं माइनस 2xy, और यहाँ पे आप पास y की रिस्पेक्ट से जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपने याद रखना है हमारे पास उसके अलावा जो कॉन्स्टेंट होता है वो होता है। हम यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट को c भी लिख सकते थे, लेकिन आप y की रिस्पेक्ट से कह रहे हैं तो उसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं, x कंपोनेंट है ना, उसके अलावा 2 डायमेंशनल में, तो हमने f ऑफ x लिखा है और f ऑफ x कांस्टेंट है। अब हमने इसको मजीद किस तरह से सिंपलीफाई करना है, रो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन लिखी है कि बॉटम वॉल फ्लैट और हॉरिजॉन्टल थी, जिसकी वजह से वेलोसिटी जीरो हो गई है, और जब वेलोसिटी जीरो होने की वजह से वेलोसिटी किस पॉइंट पे जीरो हुई है, v जीरो हुआ है एट y इक्वल टू जीरो। और किसी भी x के लिए अगर फंक्शन, अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करूँ तो मैं आपके हैंड आउट से करना चाहूँगी ताकि हम उसकी डायग्राम को भी थोड़ा सा देख सकें। ये सारा प्रूफ हुआ है, ये हमने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, w कंपोनेंट जीरो हो गया। आप बाकी प्रूफ अगर आप अपने हैंड आउट से ही देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि वहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल था, नोट्स बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड देन आप बस ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये जो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अभी वेलोसिटी आ गया। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी, ये बॉटम वॉल इज फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल, v मस्ट इक्वल जीरो एट y इक्वल टू जीरो। v बॉटम वॉल फ्लैट है तो v कब जीरो होगा, जब y इक्वल जीरो होगा किसी भी x के लिए। अगर f ऑफ x यहाँ पे ये टर्म, अगर ये वाली टर्म इस इक्वेशन 4 के अंदर जीरो हो जाती है तो आप बस ये वाली टर्म्स बाकी बच जाएंगी। अब इनको उसने, अब हमने इसके अंदर एक और चीज़ भी फाइंड आउट करनी थी। अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट का पार्ट, सेकंड पार्ट देखा, तो प्लॉट द अप्रोक्सीमेट शेप ऑफ द डक्ट इग्नोरिंग फ्रिक्शन ऑन द वॉल्स। फ्रिक्शन को छोड़ दें, वॉल्स के ऊपर जो पानी स्ट्राइक कर रहा है, वॉल के साथ फ्रिक्शन हो रही है, उसको लेफ्ट कर दें, उसको इग्नोर कर दें। अब आपने सिर्फ प्लॉट करके बताना है। तो उसका ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना आपके पेपर में आएगा नहीं, पहली बात। और अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा तो आपके पास ग्राफ पहले से प्लॉट होगा। अब आपने इन क्वेश्चंस के ग्राफ को किस तरह से देखना है, आपने ये ग्राफ बने हुए, इन ग्राफ को देख लें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, ये ग्राफ पहले ही आपके पेपर में बने हुए होंगे, ठीक है। कोई वहाँ पे आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, ग्राफ पहले ही बने हुए होंगे। अब आपने बस इसकी वैल्यूज देख लेनी है कि उसके ग्राफ के जो उन्होंने ग्राफ को एक्सप्लेन किया वो किस तरह से किया हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे जो ग्राफ एक्सप्लेन है, जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन को देख के एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मेन पॉइंट्स है, एक्चुअल फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर ड्रॉप बिटवीन सेक्शन 1 एंड 2, यूनिक प्रेशर ड्रॉप कैन यील्ड द डिजायर्ड फ्लो एक्सेलरेशन। तो ये वाली लाइंस को आपने देख लेना है, बहुत ज़्यादा इस ग्राफ को डिटेल से नहीं देखना, रीड आउट जरूर करना है, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप छोड़ दें। ग्राफ नहीं करना है, ग्राफ बना हुआ होगा उसको एक्सप्लेन करना होगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है इस कंटिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड, वो ये है, कंसीडर द वेलोसिटी फील्ड अनस्टेडी। आप सबसे पहले तो स्टेटमेंट देखें, 2 डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड u एंड v कंपोनेंट में है, वेयर एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड एंड वेरीफाई द फ्लो फील्ड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का वर्ड आ जाए, इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे जो डेंसिटी का कंपोनेंट है वो जीरो है। आपके पास वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ u एंड v दे दी है, आपने क्या फाइंड करना है, फ्लो फील्ड फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी। फ्लो 2 डायमेंशनल है, आपके पास फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास फ्लो 2 डायमेंशनल है, आपके पास स्टेडी है, और इसके लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इन 2 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में ही हम बात करेंगे ना, जाहिर सी बात है। 2 डायमेंशनल मतलब जो z कंपोनेंट है वो जीरो है, तो फ्लो इज 2 डायमेंशनल इंप्लाइंग z कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज जीरो एंड नो वेरिएशन ऑफ u और v विद z। अब बस ये जो देखें यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ये u और v, तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये u का और ये v का कंपोनेंट है। अब आपके पास जो फार्मूला है कंटिन्यूटी इक्वेशंस का इन टर्म्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपने अच्छे से याद रखना है, यही हम ज़्यादा यूज़ करेंगे पेपर में भी। पार्शियल u पार्शियल x पार्शियल v पार्शियल y पार्शियल w पार्शियल z। w कंपोनेंट तो जीरो है, आपके पास ये कंपोनेंट है u और v, आपको क्वेश्चन से पता चल गए हैं। अब हम u, अब देखें ये आपके पास u कंपोनेंट, ये v कंपोनेंट, मैंने u सेपरेट कर लिया, v सेपरेट कर लिया। फ्लो ऑफ अनस्टेडी कंप्रेसिबल फ्लो के अंदर कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है। पार्शियल, अब आप पार्शियल, आपके पास पार्शियल u बाय पार्शियल x चाहिए हमें, पार्शियल v बाय पार्शियल y। u बाय पार्शियल x करेंगे तो 0.5 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0.8x आपका 0.8 आ जाएगा, x 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास पार्शियल v बाय पार्शियल y करेंगे तो माइनस 0.8 रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट 0 हो जाएंगी। अब आप दोनों वैल्यूज को 0.8 इस फॉर्म इक्वेशन के अंदर पुट करें, 0.8 प्लस माइनस 0.8, w कंपोनेंट ऑलरेडी 0 हो चुका है, 2 डायमेंशनल फ्लो की वजह से आपके पास आंसर 0 हो गया और कंटिन्यूटी इक्वेशन प्रूव हो गया कि फ्लो अनस्टेडी इनकम्प्रेसिबल है, और इसको प्रूव कर लिया। अब हमने इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है एग्जांपल वो किस तरह की है जी, ओके
ओके, हम किधर पहुंच चुके हैं यहाँ पे। आपके पास कोई और इस क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं था ना। आप इनकम्प्रेसिबल तो देयर इज नो वाई डेरिवेटिव ड्रॉप्स आउट ऑफ द कंटिन्यूटी। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए। देखिए अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, वाई वेलोसिटी कंपोनेंट इज मिसिंग, जनरेट एन एक्सप्रेशन फॉर वी। अब आपके पास u भी गिवन है, 2 वेलोसिटी कंपोनेंट्स गिवन है, लेकिन हमने मिसिंग वेलोसिटी कंपोनेंट फाइंड करना है। अब देखें u वेलोसिटी कंपोनेंट गिवन है, w गिवन है, हमने v फाइंड आउट करना है। v को किस तरह से फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन स्टेटमेंट रीड आउट करें क्वेश्चन की। फ्लो स्टेडी है, फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, फ्लो इंस्टेडी और इनकम्प्रेसिबल हो तो आपके पास जो उसके लिए फार्मूला होता है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो के लिए पार्शियल u बाय पार्शियल x पार्शियल v बाय पार्शियल y और पार्शियल w बाय पार्शियल z। अब आपके पास 2 वेलोसिटी कंपोनेंट है। अब इनकम्प्रेसिबल सो वी आर वर्किंग इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वी अप्लाई द फ्लो फील्ड, ये फार्मूला हमने अप्लाई करेंगे। अब आपके पास तीनों कंपोनेंट्स गिवन है, हमने v कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। इसका प्रूफ हम वहाँ से ही देखते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन हुआ होगा वहाँ पे। चले वैल्यूज अरेंज हुई होंगी। अब ये सारे कंपोनेंट्स मैंने लिख लिए, v मैंने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y वेलोसिटी कंपोनेंट, क्योंकि y वेलोसिटी कंपोनेंट का क्या मतलब देखें, u इन टर्म्स ऑफ x होता है पार्शियल u बाय पार्शियल x, w इन टर्म्स ऑफ z होता है और v इन टर्म्स ऑफ y होता है, तो इसलिए y वेलोसिटी कंपोनेंट भी इसको कह रहे हैं। अब आप इसको रीअरेंज करें, पार्शियल v बाय पार्शियल y राइट साइड पे ले आए, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अब जब आप u की वैल्यू पुट करें, अब आपके पास पार्शियल u बाय पार्शियल x आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ले लें 2ax, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी क्योंकि y कांस्टेंट, ये भी सारी वैल्यूज कांस्टेंट, आपके पास इसका आंसर 2x आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्शियल w बाय पार्शियल z फाइंड आउट करेंगे, ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए। अब इन दोनों वैल्यूज के इस अंदर पुट कर दें। जब आप पुट कर देंगे तो आपके पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो आई -3ax, वैल्यूज को पुट किया -2x -ax 2b/z -2x -x -3x हो गया, -2b/z हो गया। अब आपको v फाइंड करना है, पार्शियल है, पार्शियल को खत्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। इंटीग्रेट करेंगे -3xy आ जाएगा, -2by² 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। अब एक बात इसके अंदर, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपने यहाँ पे एक टर्म ऐड कर लेनी है f(x)(z). देखिए वेलोसिटी कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ y होता है, y है तो आपके पास रिमेनिंग कंपोनेंट है x और z, तो उस टाइम पे आपके पास x और z कांस्टेंट होगा, तो आपके पास ये वेलोसिटी आ गया। तो हमने यही चीज़ यहाँ पे सॉल्व करनी थी कि आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो। अब इसके अलावा अगर कोई चीज़ यहाँ पे उन्होंने पूछी है, बस वेलोसिटी फाइंड करनी है, कोई ग्राफ नहीं करना, बस आपके पास इसका जो है वो ये आंसर आ गया। और आपने बताना है कि ये जो z f(x)(z) है, यील्ड ऑफ लीड एटसेट्रा इनकम्प्रेसिबल कंटिन्यूटी इक्वेशन, देयर इज नो डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x और z, मतलब x और z के रिस्पेक्ट से तो कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट v। अब आपका जो नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल वर्टिकल फ्लो है, ये इसकी वैल्यूज गिवन है। 2 डायमेंशनल है, इनकम्प्रेसिबल है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर। अब इनकम्प्रेसिबल सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर आपके पास इसका जो फार्मूला होता है 1/r पार्शियल बाय पार्शियल r। मैं एक काम करती हूँ, इसको फार्मूले को ना ओपन कर लेते हैं बल्कि, बस कंटिन्यूटी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल इन सिलेंड्रिकल फार्मूला का ये फार्मूला 1/r पार्शियल बाय पार्शियल r r 1/r पार्शियल बाय पार्शियल थीटा u थीटा एंड पार्शियल बाय पार्शियल z u z। ये फार्मूला, इसी फार्मूले को हम अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। आप पास जो वैल्यूज गिवन है u थीटा गिवन है, वेयर k इज कांस्टेंट, इन टेंजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट u थीटा आ गया, तो टेंजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट या एंगुलर वेलोसिटी कंपोनेंट उसको कहेंगे। अब दिस रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ वर्टिकल फ्लो जनरेट एन एक्सप्रेशन ऑफ अदर वेलोसिटी कंपोनेंट u r। अब आपके पास u थीटा गिवन है, u r फाइंड आउट करना है, 2 डायमेंशनल है, मतलब आपका जो इसका जो थर्ड कंपोनेंट है u z वो इस वैल्यू इधर 0 दे रहा है। अब आप इसको जब फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट u थीटा गिवन है, हमने u r उसको देख के फाइंड आउट करना है। फ्लो आपको पता चल गया, इनकम्प्रेसिबल जो फार्मूला हमने यूज करना है वो हम देख लेते हैं। ये वाला फार्मूला जो हमने यूज करना है, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बस वैल्यू ये रहेंगी। इसको रीअरेंज कर लें, नेगेटिव साइन आ जाएगा एक के साथ, पार्शियल बाय पार्शियल r u r पार्शियल u थीटा पार्शियल थीटा। और ये जब आप इसको रीअरेंज करेंगे 1/r भी इसके साथ आएगा नेगेटिव साइन के साथ, ये 1/r और इसका 1/r दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आप पास ये टर्म्स आ जाएंगे। सोल्यूशन देख लेते हैं। अब आप बस ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, 1/r से कैंसिल हो जाएगा तो आप बस ये टर्म आई r u r पार्शियल u थीटा पार्शियल थीटा रह गया, पार्शियल बाय पार्शियल थीटा u थीटा बस गिवन है आपको, u थीटा की वैल्यू पुट करेंगे k/r आ गया। अब आप बस k, आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है और हमारे पास जो अंदर इक्वेशन गिवन है वो इन टर्म्स ऑफ r है, तो वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 हो जाएगा। अब थीटा के रिस्पेक्ट करें तो आपके पास जो रिमेनिंग कंपोनेंट है वो क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर r और z है, 2 कंपोनेंट ये हैं, तो वो एज अ कांस्टेंट लिख लेंगे f(r)z। अब इसको आपके पास ये वैल्यूज आ चुके हैं पार्शियल u थीटा पे पार्शियल थीटा की, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लें। जो आपके पास इसकी इक्वेशन नंबर 1 है वो
जब उसको उसके अंदर आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, आप वैल्यूज को किस तरह से पुट करना है, पार्शियल पे पार्शियल आर यू आर इधर ही रहने दिया, और ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट किया 0 प्लस एफ एफ आर ऑफ जेड, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। अब आप इसको आर जेड भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में हमने इसको थीटा टी लिख दिया। यहाँ पे थीटा टी लिखने का क्या मकसद है, थीटा टी क्योंकि आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम थ्री डायमेंशनल में आर थीटा और जेड होता है। जब आपके पास थीटा की वैल्यू आई है तो उस टाइम पे आपके पास आर और जेड जो है वो कांस्टेंट होंगे, लेकिन अब हमने इसको इन टर्म्स ऑफ एक आर्बिट्रेरी जो फंक्शन लिया है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा और टी लिया है, थीटा और टी इंट्रोड्यूस कराया है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, इसको अभी आप इतना ही ज़हन नशीन रखें कि आपने इसको इन टर्म्स ऑफ थीटा और टी रखना है। तो आर, अब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, आर पार्शियल यू आर, अब हमने इस टर्म आर को बाहर निकाल लिया, पार्शियल यू आर बाय पार्शियल आर एफ थीटा टी आ गया। इसको मैं मजीद अरेंज किया, एफ थीटा बाई टी, एफ थीटा ऑफ टी फंक्शन ऑफ थीटा टी ओवर आर रह गया, और आप बस इसकी पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर सॉल्विंग फॉर यू आर, क्योंकि हमने यू आर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए आप जब पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे आप बस इसका आंसर जो है वो एफ थीटा ऑफ टी ओवर आर एज इट इज आ गया। अब आप बस इसके लिए 3 केसेस बनेंगे। सबसे पहले अगर आप बस ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 0 के इक्वल है तो आपके पास क्या आंसर आएगा, अगर कांस्टेंट वैल्यू जो है वो सी के इक्वल है, और अगर कांस्टेंट वैल्यू जो है वो माइनस सी के इक्वल है। अगर कांस्टेंट वैल्यू 0 के इक्वल है तो यू आर इज इक्वल टू, आप आपके पास अगर ये 0 के इक्वल है तो 0 पुट कर लें तो यू आर 0 आ गया। अब आपका यू आर 0 और यू थीटा के बाय आर आ गया। तो ये आपने इससे पहले मीड टर्म के अंदर देखा था कि ये वाली इक्वेशन जो होती है वो लाइन वर्टेक्स फ्लो की होती है, ठीक है। अगर आपको कांस्टेंट एफ थीटा ऑफ टी सी के इक्वल है तो सी ओवर आर आ गया, और ये जो आपका इक्वेशन बनी वो 1 ओवर आर बनी। तो इसके अंदर आपने इमेजिन करना है कि आपका स्पर्लिंग लाइन वर्टेक्स है, कि ये मतलब आपका स्प्रिंग टाइप है ये, तो इसके लिए आपके पास इसका आंसर जो है वो 1 ओवर आर। अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव सी के माइनस सी के इक्वल है तो फ्लूइड एलिमेंट नॉट ओनली रिवॉल्व अराउंड द रीजन बट आल्सो सबड इन अ सिंक, मतलब आपके पास जो फ्लूइड एलिमेंट है ना सिर्फ वो रीजन के, मतलब अगर इसका मतलब क्या है, अगर नेगेटिव सी आ गया, इसकी जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन लिखी है, इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो इसकी एक्सप्लेनेशन को उन्होंने क्या लिखा है, आप देखें जब आप सिंक की टैप ऑन करते हैं तो वो पानी सीधा नीचे गिरने लग पड़ता है। सिंक आपका जो घर में किचन में सिंक होता है वो पानी नीचे की तरफ जाता है, पानी सक हो जाता है ओरिजिन की तरफ। तो यहाँ पे भी उसकी यही है कि बट गेट सक्ड इनटू अ सिंक एट द ओरिजिन। तो नेगेटिव जब सी होगी तो आपके पास स्पर्लिंग लाइन वर्टेक्स होगा और फ्लूइड एलिमेंट ना सिर्फ रिवॉल्व करेगा ओरिजिन की तरफ बल्कि सिंक हो जाएगा, सक हो जाएगा सिंक में। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन, ये भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स। अब सबसे पहले तो आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लिया। स्टेटमेंट में आपके पास देखिए स्टेडी वेलोसिटी फील्ड यू वी डब्ल्यू गिवन है, यू आपको ये यू कंपोनेंट, ये वी कंपोनेंट और ये डब्ल्यू कंपोनेंट, ए बी सी आर कांस्टेंट, अंडर व्हाट कंडीशन द फ्लो फील्ड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल है, आपने आपको बताना चाहिए कि इनकम्प्रेसिबल है तो आपने कौन सा वाला फार्मूला यूज करना है, बार बता चुकी हूँ। 3 डायमेंशनल सिस्टम है, इनकम्प्रेसिबल है तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जेड, यही वाली वैल्यूज को हम यूज करेंगे। फ्लो स्टेडी है, इनकम्प्रेसिबल है, आपके पास इसके लिए जो फार्मूला है वो ये है। आप देखें एक और बात यहाँ पे जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल अंडर सर्टेन कंडीशन, अंडर व्हाट कंडीशन द फ्लो फील्ड इज इनकम्प्रेसिबल। आपके पास तीनों कंपोनेंट्स गिवन है। आप देखें हमने इसके बारी बारी सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेने हैं। मैं इसका सोल्यूशन दिखा देती हूँ एग्जैक्ट आपको। ये यू, ये वी, ये डब्ल्यू, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स लेंगे। ये फर्स्ट कंपोनेंट यू है, जब आप इसका पार्शियल ए कांस्टेंट है 2xy और ये आपके पास वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये आपके पास यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आ गया, पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई लेंगे तो 2y हो जाएगा, वी एक्स एज इट इज साथ में। अब आप बस इस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल z लेंगे तो यहाँ पे कोई z का कंपोनेंट नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो फ्लो इज 2 डायमेंशनल, w इज ऑब्वियसली वो 3 डायमेंशनल है, तो आप बस तीनों कंपोनेंट्स गिवन है। तो आप बस इसलिए जो आप बस पार्शियल w बाय पार्शियल z आया वो क्या हो गया, 0 हो गया। अब इनकम्प्रेसिबिलिटी है, a और b कांस्टेंट है, a एंड b मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, आप बस तीनों वैल्यूज आ चुकी है, वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर पुट करें। यहाँ पे 2axy पार्शियल v बाय पार्शियल y की वैल्यू पुट की, आंसर 0 हो गया। फ्लो फील्ड को हमने इनकम्प्रेसिबल प्रूव करना है। अब हमने फ्लो फील्ड को क्योंकि इनकम्प्रेसिबल प्रूव करना है तो उसको प्रूव करने के लिए आपका जो इनकम्प्रेसिबिलिटी का हमने फार्मूला जो यूज़ किया है उसको हमने देख लिया। अब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, उसको फार्मूले में पुट किया तो आप बस ये वैल्यू बन के आ चुकी है। अब इस इनकम्प्रेसिबिलिटी की एक तो हमने इसको प्रूव इक्वल कहा कि ये 0 है। अब इस गारंटी क्या है कि ये इनकम्प्रेसिबल है, तो इनकम्प्रेसिबिलिटी के लिए सबसे पहली कंडीशन याद रखनी है कि ये जो कांस्टेंट ए और बी हैं ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन साइन। मतलब अगर आप इस इक्वेशन, मतलब इसका क्या मतलब है, ए इक्वल टू माइनस बी होता है। मतलब अगर आप इसके अंदर ये जो आपका इक्वेशन बन के आई है, अगर आप इसमें किसी भी इस फर्स्ट या सेकंड टर्म के अंदर ए को माइनस बी के इक्वल रख लेना तो आपके पास आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। जब आप देखें मैंने इस फर्स्ट टर्म के अंदर माइनस बी रखा तो -2bxy आपके पास आंसर 0 हो गया। तो ये इनकम्प्रेसिबिलिटी की कंडीशन है, और अगर मेरे पास इसका आंसर 0 नहीं होता तो फ्लो कंप्रेसिबल होना था। तो ये थी आपके पास कंटिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बाद हम स्ट्रीम फंक्शंस की कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, होप सो वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर आपको यहाँ पे कोई मिस्टेक लगती है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर दें,
या मेरे से कोई लिखने में मिस्टेक हो गया या मैंने कुछ गलत बोल दिया है एक्सप्लेन करते हुए, तो आप मुझे बता दें ताकि मैं उसकी करेक्शन कर सकूँ, कमेंट कर सकूँ या उसको एडिटिंग कर सकूँ। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ MTH 642 की एग्जाम्पल्स को शेयर करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।